प्रोग्राम ट्रस्ट एंड टैक्स विद खालिद महमूद के साथ मैं हूं फैज़ान आरिफ। आज हमारे प्रोग्राम का मौजू है बाय टू लेट प्रॉपर्टी। इस प्रोग्राम के दो हिस्से होंगे। आज जो प्रोग्राम का पहला हिस्सा है इसमें हमने जैसे मैंने कहा बाय टू लेट प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। अगले हफ्ते हम बाय टू लेट इनकॉर्पोरेशन के बारे में बड़ी तफसील से बात करेंगे और ये बड़ा अहम मौजू है जिस पर बहुत कुछ जानने की ज़रूरत है और बहुत सारे सवालात हैं जो खालिद साहब के सामने हम रखेंगे। खालिद महमूद साहब जैसे कि आप जानते हैं बहुत माहिर चार्टर्ड टैक्स एडवाइज़र हैं। इनके मशवरों से, इनकी रहनुमाई से बहुत से लोगों का फ़ायदा हो चुका है और आपका जो फीडबैक आता है उससे भी हमें अंदाज़ा होता है कि ये हमारा प्रोग्राम कितनी दिलचस्पी से देखा जाता है और इससे कितने लोग इस्तेफ़ादा करते हैं। ये प्रोग्राम हर मंगल को रात 8 बजे आप बराह रास्त यानी लाइव देखते हैं और इतवार को दिन के 11 बजे ये प्रोग्राम रिपीट होता है। वक्त ज़ाया किए बगैर प्रोग्राम के मौजू की तरफ चलता हूँ, बाय टू लेट प्रॉपर्टी के बारे में। जी खालिद साहब, ये बाय टू लेट प्रॉपर्टी जो है ये बड़ा दिलचस्प मौजू है और जो हमारे ओवरसीज़ लोग हैं, इंडियन, पाकिस्तानी या बांग्लादेशी या श्रीलंकन, उनका अच्छे वक्तों में वो आगे उन्होंने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ ले रखी हैं और किराए पे दे रखी हैं। ये बाय टू लेट प्रॉपर्टी जो है ये असल में है क्या? ये वो प्रॉपर्टी है जो इस मकसद के लिए ख़रीदी जाती है या बाद में फिर जब मॉर्गेज उतर जाए और सब कुछ जो है वो ठीक हो जाए तो फिर आप उसे किराए पे चढ़ाते हैं तो फिर उसे हम कहते हैं कि बाय टू लेट प्रॉपर्टी है। ये क्या है? शुक्रिया। ये बहुत हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके जैसे कि हम आगे जाके बात करेंगे, दो हिस्से हैं। आज हम बाय टू लेट प्रॉपर्टी पर बात करेंगे, उसके बाद अगले प्रोग्राम में हम इसके जो बाय टू लेट इनकॉर्पोरेशन है, आपकी नंबर ऑफ़ प्रॉपर्टीज़ हैं तो उसको आप कंपनी में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसके टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, अच्छा, उस पर हम बात करेंगे। तो आज के मौजू की तरफ बढ़ते हैं। बाय टू लेट प्रॉपर्टी एक मोर्गेज लेंडर्स ने एक टर्म क्रिएट की थी लैंडिंग के लिए। अच्छा, जिसमें आप मेन हाउस आपका होता है और जिसमें आप रहते हैं तो उसकी लैंडर उसको मेन हाउस फर्स्ट टाइम बायर के लिए भी कहता है। लेकिन इसके लिए जो है वो बाय टू लेट उन्होंने कहा कि इसकी लैंडिंग जो है उसको डिटर्मिन करने के लिए बाय टू लेट प्रॉपर्टी, अगर आपने सेकंड प्रॉपर्टी लेके ठीक, अगर आपने उसको रेंट के ऊपर देना है, उससे आपने रेंट अर्न करना है तो ये बाय टू लेट प्रॉपर्टी उसको कहते हैं। उसकी जो मोर्गेज लैंडिंग है उसकी टर्म थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। अच्छा, इंटरेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इंटरेस्ट रेट। ठीक, तो ये टर्मिनोलॉजी काफ़ी इस्तेमाल होती है। लेट टू बाई भी लोग कह देते हैं, बाय टू लेट भी कहते हैं। मकसद ये है कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें आप नहीं रहते और आप ख़रीद के रेंट के ऊपर दे रहे हैं और उसका जो मोर्गेज इंटरेस्ट है वो अपनी रेंटल इनकम ये सब क्लेम करते हैं। तो जनरली इस सारे सिनारियो में हो तो आपको बाय टू लेट प्रॉपर्टी आप उसको बोल सकते हैं। अगर कोई शख्स कोई प्रॉपर्टी लेता है लेकिन ये डिक्लेयर नहीं करता कि ये बाय टू लेट यानी इस मकसद के लिए मैं ले रहा हूँ, लेकिन वो किराए पे चढ़ा देता है, तो ये कानूनी तौर पे इसकी क्या पोजीशन होती है? हाँ, ये जनरली जब आप मोर्गेज एप्लीकेशन देते हैं जी, उसमें आप जनरली उनको बताते हैं किस मकसद के लिए प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। ठीक, अगर आपने नहीं बताया, फ़र्ज़ आपने कहा मैं अपने रहने के लिए ले रहा हूँ, आपको वो फर्स्ट टाइम बायर हैं, अगर आप वो रेट वो देते हैं, वो टर्म्स एंड कंडीशन वो होती हैं। ठीक, अगर बाद में आप वो रेंट के ऊपर दे देते हैं तो आपकी जो टर्म एंड कंडीशन है, जो स्मॉल प्रिंट जिसको बोलते हैं, अच्छा, तो वो आपने उसको कंट्रावीन किया, ब्रीच किया आपने, ब्रीच किया तो लैंडर को अगर पता चले तो वो आपसे मोर्गेज वापस ले सकता है। इसका और कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। वो मोर्गेज आपसे वापस ले सकता है कि साहब वापस कर दें, आपने जिस मकसद के लिए ली थी वो नहीं है। लेकिन अगर आपको किसी वजह से आप उसमें मूव नहीं हो सकते, ठीक, ठीक, कोई आपको वजह हो गई, आपने उसको रेंट पर ही देना है, ठीक, और टर्म 2 ईयर फिक्स टर्म है, 3 ईयर फिक्स टर्म है, तो लिहाजा फिर आप ये कर सकते हैं कि आप लैंडर को ख़त लिखें, उनको बताएं कि ये वजह हुई है। तो वो जो प्रोडक्ट है आपकी वो कन्वर्ट कर देते हैं बाद में। सम मोर्गेज लैंडर जस्ट चार्ज अबाउट स्मॉल अमाउंट, वो फिर कन्वर्ट कर देते हैं बाय टू लेट में। अगर उनको बता के की जाए तो ज़्यादा मुनासिब है। ठीक, ठीक, तो इसके अलावा कोई इसका कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। लेकिन अगर आपकी कोई ऐसी पोजीशन है, फ़र्ज़ करें हाउस ऑफ कॉमन में एक केस हुआ था कि एक एमपी थे, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी जो है वो बाय टू लेट उन्हें करनी थी लेकिन मेन हाउस के तौर पर ख़रीदी थी। तो बाद में पता चला कि ये लेट करते रहे हैं, तो उसकी बड़ी अखबारों में भी आया कि ना भी इन्होंने कंट्रावीन की है, ब्रीच किया है, बताया नहीं था लेंडर को। इस तरह की चीज़ें नहीं होती। जब जर्नली आप उनको बता सकते हैं तो वो जर्नली अलाउ भी कर देते हैं। बिल्कुल ठीक।
कुछ लोग टेलीफोन लाइन पे अभी से होल्ड किए हैं। मेरी उनसे गुजारिश है कि प्रोग्राम का जो पहला हिस्सा है हम अपने मौजू के हवाले से मुख्तस रखते हैं। उस मौजू पे हम कोशिश करते हैं कि पहले हिस्से में ज़रा तफसील से खालिद साहब से बात की जाए। अगले हिस्से में यानी प्रोग्राम के पहले वक्फे के बाद हम कोशिश करेंगे आपकी टेलीफोन कॉल्स भी लें और थोड़ा सा और इंतज़ार कर लीजिए। अच्छा खालिद साहब, अगर किसी शख्स ने कोई घर लिया है या प्रॉपर्टी ली है और बाद में वो साल 2 साल के बाद उसको वो घर तंग पड़ गया, बड़ा घर ले लिया और वो पिछला घर जो है वो उसने किराए पे दे दिया, तो वो प्रॉपर्टी क्या बाय टू लेट प्रॉपर्टी किसी ज़ुमरे में तो नहीं आएगी या उसको डिक्लेयर करना ज़रूरी है बाद में, ताकि उसमें टैक्स के मामलात में कोई पेचीदगियाँ पैदा ना हों? हाँ, अच्छा, ये काफ़ी हमने बहुत मौक़ों पर ये देखा है जी। लोग बड़ा हाउस ले लेते हैं पिछली, उसमें भी वही चीज़ है कि लेंडर अगर आपकी लेंडिंग है उसके ऊपर, अच्छा। तो आपको चाहिए कि आप लेंडर को इन्फॉर्म करें ठीक। और वो आपकी टर्म्स को चेंज कर देते हैं। जर्नली वो इंटरेस्ट रेट वही रखते हैं, इंटरेस्ट चेंज नहीं करते, कोई फ़ी थोड़ी सी चार्ज कर लेते हैं। तो ये होना ये चाहिए कि आप उनको इन्फॉर्म करें और बाई टू लेट प्रॉपर्टी बिल्कुल वो होगी आपकी, उसमें रेंट आप प्रॉपर्ली डिक्लेयर करें HMRC को। अच्छा। जो इंटरेस्ट है वो क्लेम करें उसके ऊपर। ठीक ठीक ठीक। तो मतलब ये कि अच्छा, बाज़ लोग ये भी करते हैं, कुछ लोग मशवरा देते हैं कि आप इस प्रॉपर्टी को अपने रहने के लिए ख़रीद लें और उसके बाद 10 साल के बाद आप चुपके से किराए पे दे दें इसको। तो क्या ऐसी भी कोई गुंजाइश है कि आपने अगर कोई प्रॉपर्टी बाय टू लेट नहीं ख़रीदी, अपने रहने के लिए ख़रीदी और साल के बाद आप उसे किराए पे दे सकते हैं? हाँ, आप दे तो सकते हैं, वेरी फर्स्ट डे से दे सकते हैं। जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि आप उसमें लेंडर की टर्म को आप अगर ब्रीच करेंगे तो हो सकता है कि वो फिर आपको मोर्गेज वापस देनी पड़े अगर उनको इसकी चीज़ों को मालूम हो जाए। और उसके अलावा कोई इसका कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि लोग ये समझते हैं कि पता नहीं ये कोई रजिस्ट्रेबल ऑफेंस है। मोर्गेज की टर्म आपने ब्रीच कर ली और हो सकता है कि वो इंटरेस्ट रेट डिफरेंट थे, आपने उसको अगर डिलिबरेटली किया है तो ये बहुत बुरी बात है। लेकिन जनरली आप लेंडर से कम्युनिकेट करें, उनको इन्फॉर्म करें कि ये सिचुएशन हुई है, तो वो आपको अकोमोडेट कर लेते हैं। बाज़ का वो प्रोडक्ट बिल्कुल बदल देते हैं, आपको बाय टू लेट प्रोडक्ट दे देते हैं। अच्छा, ये ज़ाब्ते तब्दील होते रहते हैं, ज़ाहिर है इस मुल्क के अंदर टैक्स का जो निज़ाम है वो वक्त गुजरने के साथ साथ जदीद होता रहता है। तो बहुत सारे लोग जो अच्छे वक्तों में जिन्होंने कई प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी थी यहाँ, तो वो पहले तो ये था कि जो प्रॉपर्टी से किराया आ रहा है वो मॉर्गेज चली जाती थी, टैक्स ऑफिस को बताने की ज़रूरत नहीं थी। अब भी लोग ऐसा करते हैं, प्रॉपर्टीज़ ले रखी हैं, बाय टू लेट डिक्लेयर नहीं किया हुआ उनको, और वो जो किराया आ रहा है वो बीवी को, बच्चों को, सबको उसमें तकसीम हो रहा है और उनका ख्याल है कि बस काम चले जा रहा है। तो इस सूरत में अगर वो उनको फ़र्ज़ कीजिए कोई हमारा प्रोग्राम देख रहा है, उसको ख्याल आए कि नहीं ये चीज़ जो है बड़ी ख़तरनाक है, इसको डिक्लेयर होना चाहिए, टैक्स ऑफिस को बताना चाहिए या हमारे लैंडर को पता चलना चाहिए, तो उसका आसान तरीका क्या है? बिल्कुल आसान तरीका है कि अगर बाय टू लेट प्रॉपर्टी है, आप उसके ऊपर रेंट ले रहे हैं, तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप HMRC को इन्फॉर्म करें। अगर आप टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते, तो आप उसको ऑनलाइन वेबसाइट पर जाके आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं सेल्फ असेसमेंट के लिए। और इट डज़ नॉट मैटर कि आपका अगर किराया जो आ रहा है उससे आपके ख़र्चे ज़्यादा हैं, उस सूरत में भी आपको टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। अगर आपको लॉस हो रहा है तो लॉस फ्यूचर में वो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है और उसके बाद आप उसको फ्यूचर के प्रॉफिट के अगेंस्ट ऑफसेट कर सकते हैं। तो आपको चाहिए कि वो उसको लाजमी तौर पर रजिस्टर करें, और अगर रजिस्टर नहीं करेंगे और बाद में फ़र्ज़ करें आपने HMRC को तकरीबन डिफरेंट 15-16 डिफरेंट सोर्सेज हैं आजकल ऐसे, जहाँ से पता चलता है कि जनाब इनके पास ये प्रॉपर्टी थी, इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया हुआ था। आजकल तो अपने बहन भाई शिकायत कर देते हैं कि ये, हाँ, लोग शिकायत भी कर सकते हैं। बहुत सारे सोर्सेज ऐसे हैं जो अगर कोई आपका लैंड जो आपका है टेनेंट है, जी जी, वो अगर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट ले रहा है, ठीक, तो वहाँ से भी रेवेन्यू को पता चलता है, लैंड रजिस्ट्री से पता चलता है। बहुत सारे सोर्सेज हैं। तो लिहाजा आपको चाहिए कि आप उसको डिक्लेयर करें। और ये नहीं हो सकता कि आप अपना रेंट ले रहे हैं, आप बच्चों में तकसीम कर दें कि चलें कुछ पता नहीं चला। जब भी पता चलेगा आपको नॉर्मल टैक्स देना पड़ेगा, उसके ऊपर अप टू 100% पेनल्टी भी हो सकती है। अच्छा अच्छा, और फिर इंटरेस्ट भी होगा। तो लिहाजा ये एक ऑफेंस है टेक्निकली, टैक्स ऑफेंस, जिसमें वो अगर आपने डिक्लेयर नहीं किया तो आपको करना चाहिए। वैसे अगर मेरे नाम पे अगर फ़र्ज़ कीजिए प्रॉपर्टी है और वो किराए पे है, तो क्या उसमें से जो किराया आ रहा है या जो इसका इंटरेस्ट आ रहा है, उसमें क्या मैं गिफ्ट नहीं कर सकता अपने बच्चों को या बीवी को उसका जो मुनाफा है जो? अच्छा, इंटरेस्ट का आपने जिक्र किया, ज़ाहिर उसमें आप मकसद है आपका किराया जो आ रहा है जी। इंटरेस्ट के मतलब मैं एक जिक्र कर दूँ जाते जाते
जो बाई टू लेट प्रॉपर्टी जिनके पास है, इंटरेस्ट जो उसके रूल बहुत बदल गए थे। अच्छा 2017 में ये रूल कंप्लीटली बदल गए थे। उसके 4 ईयर का ट्रांजिशन पीरियड था। अच्छा अच्छा जो 40% टैक्स पेयर थे उनके लिए रूल अब कंप्लीटली इस तरह बदल गए हैं। पिछला साल जो था 1920 टैक्स ईयर, 5 अप्रैल 2020 को वो साल ख़त्म हो गया। जो ट्रांजिशन थी वो कंप्लीट हो गई। अच्छा। अब नए रूल हैं। नए रूल के मुताबिक अगर 40% टैक्स पेयर हैं आप, ठीक तो आप जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं रेंटल प्रॉपर्टी के ऊपर, उसका सिर्फ 20% टैक्स रिलीफ आपको मिलेगा। अच्छा बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं लोगों के अंदर कि जनाब इंटरेस्ट रिलीफ बिल्कुल नहीं मिलेगा। जो 40% टैक्स पेयर हैं उनको ये बताया गया है कि जनाब इंटरेस्ट रेट अब आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। अच्छा ये बात दुरुस्त नहीं है। आपको रिलीफ मिलेगा। पहले 40% आपको डिडक्शन मिलती थी, अच्छा अब आपको 20% लाजमी मिलेगी। अच्छा जो 40% टैक्स पेयर नहीं है, अच्छा जो जिनकी इनकम 50,000 पाउंड से कम है, अच्छा उनको कोई मसला नहीं है। ठीक वो उनका इंटरेस्ट 100% टैक्स डिडक्टेबल है, ठीक क्योंकि उनका 20% ही उनका मैक्सिमम रिलीफ है और 20% लॉ के मुताबिक अलाउ भी होता है। ठीक ठीक आपने जिक्र किया कि अगर हस्बैंड वाइफ की जॉइंट प्रॉपर्टी है जी तो वो उनको 50% ईच अपने नाम पर शो करनी चाहिए इनकम। ठीक ठीक तो अगर आपकी इनकम फ़र्ज़ करें जॉइंट प्रॉपर्टी नहीं है ठीक और एक सिंगल नाम के ऊपर प्रॉपर्टी, आम तौर पर देखा है जी हस्बैंड के नाम पर प्रॉपर्टी है ठीक और बाई टू लेट प्रॉपर्टी है, उसकी ही 40% टैक्स पेयर। वो सोचता है कि ये इनकम जो है, चूँकि मैं 40% रेंट के ऊपर टैक्स दे रहा हूँ, जी ये मैं इनकम अपनी वाइफ को दे देता हूँ, मैं गिफ्ट कर देता हूँ। ये बहुत से लोग कर रहे हैं, ये सही नहीं है। ठीक अगर उनकी इंक्वायरी होगी तो फिर उनके ऊपर ही टैक्स लगेगा, पेनल्टी भी लगेगी, इंटरेस्ट भी लगेगा। ठीक तो लिहाजा उनको चाहिए कि वो प्रॉपर्टी जो अगर 50% इनकम वो देना चाहते हैं तो लैंड रजिस्ट्री के ऊपर अपनी मिसेस का नाम दें, उनको 50% गिफ्ट करें। अच्छा लैंड रजिस्ट्री पर करें। और अगर मोर्गेज लैंडर है, मोर्गेज लैंडर को आप बताएं कि मैं अपनी वाइफ का नाम इसमें डालना चाहता हूँ। उसके बाद फिर वो उनकी एलिजिबिलिटी होगी, फिर उनको आप 50% रेंट दे सकते हैं, बल्कि उससे ज़्यादा भी दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक। तो ये लाजमी तौर पर आपको लीगली पहले ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, फिर आप कर सकते हैं। अच्छा, अभी एक और सवाल है। उस सवाल की तरफ जाने से पहले छोटी सी बात और आपसे पूछना चाहूँगा। कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने घर का एक हिस्सा किराए पे दे रखा है। फ़र्ज़ कीजिए किसी का बड़ा घर है, बच्चे पढ़ने के लिए कहीं और चले गए हैं, 4-5 कमरों का घर है, तो 2 कमरे, 3 कमरे या 1 कमरा किराए पे दे दिया है, तो उसका जो किराया आएगा तो उसमें टैक्स के मामला क्या कहते हैं उसमें कोई? हाँ, उसमें ये है कि रेंट रूम एक स्कीम है। अगर आप अपने घर के अंदर एक कमरा है या एक से ज़्यादा भी कमरे, आप पार्टली आप लॉज भी कर रहे हैं, आपने लॉजर रखा हुआ है, तो अप टू 7,500 पाउंड तक पर एनम, अच्छा, वो अगर आप उसे रेंट ले रहे हैं तो वो टैक्स फ्री है। अच्छा, वो ऑटोमेटिक है, उसके लिए आपको कहीं HMRC को इवन नोटिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक ठीक। अगर आपका रेंट ज़्यादा है, फर्क है आप 8,000 रेंट ले रहे हैं, तो फिर ये नहीं कि आपका 500 जो आखिरी है वो टैक्सेबल होगा, इस तरह नहीं है। फिर सारा आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। नोटिफिकेशन करना पड़ेगा और फिर आपको सारा डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक ठीक। प्रोग्राम ट्रस्ट एंड टैक्स विद खालिद महमूद जारी रहेगा। वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं होता। मुझे बार बार बताया जा रहा है कि टेलीफोन लाइन पे भी लोग होल्ड किए हुए हैं, सवालात भी बहुत सारे हैं मेरे सामने, लेकिन प्रोग्राम में एक शॉर्ट ब्रेक का वक्त हुआ है। वक्फे के बाद हाजिर खिदमत होते हैं। महमूद के साथ फिर से हाजिर खिदमत हैं। आज हमारे प्रोग्राम का मौजू है बाय टू लेट प्रॉपर्टी। कई सवालात मैंने खालिद महमूद साहब के सामने रखे और कई लोग जो होल्ड किए हैं वो भी कुछ सवालात करना चाहते हैं। तो पहले कॉल्स की तरफ चलते हैं, फिर बाकी सवालों जवाब। हेलो हेलो जी, कौन और क्या पूछना चाहेंगे? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन और क्या पूछना चाहेंगे? एक ख्याल बोल रहा हूँ जी, मेरे पास प्रॉपर्टी है, हम्म, वो मैंने मोर्गेज पर ली थी। अच्छा ऑन इंटरेस्ट। अच्छा अब उसकी टाइम थोड़ा रह, 2 साल रह गए उसके। अच्छा 170 तकरीबन मैंने उनके पैसे देने, जो ऑन इंटरेस्ट उनकी फी है। 170 अभी आपने मॉर्गेज देनी है उसकी? ये भी उनकी, हाँ। अच्छा,
तो मैं लिया इतना ही था ना, ऑनली इंटरेस्ट लिया था, तो अब देना इतना ही है ना उन्हें, मैं इंटरेस्ट ही देता रहा उन्हें। अच्छा अब मेरे पास 2 साल रह गए हैं। अच्छा। इस सिलसिले में मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी अब रिटायर्ड लाइफ शुरू हो गई है इस साल। अच्छा चलिए, मैं ये सवाल आपका खालिद महमूद के सामने रखता हूँ, और बड़ा अहम सवाल है, बहुत सारे लोगों को इस मसले का सामना है। जी खालिद साहब, रिपीट उसका करेंगे। उन्होंने कहा है कि मैंने प्रॉपर्टी इंटरेस्ट ओनली ली थी, जिसका अब 2 साल मज़ीद रह गए मॉर्गेज देने के, और 1,75,000 175 या 170,000 कह रहे हैं कि मैंने उसकी मॉर्गेज देनी है, और मैं रिटायर्ड हूँ, तो 2 साल में मैं कैसे पे करूँगा, क्या बनेगा उसका? हाँ, उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप एक्विटी रिलीज़ एक है स्कीम जो बहुत से लेंडर आजकल कर रहे हैं। एक्विटी रिलीज़ में आप फिर कांटेक्ट करें, तो उसके लिए आपको इनकम प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती जनरली। आप किसी जो IFA है, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइज़र, उससे रब्ता करें। उनके पास बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं, वो इंट्रोड्यूस कर देंगे। अब मेन बैंक भी आपको दे रहे हैं। तो एक्विटी रिलीज़ में अगर आप रिटायर हो रहे हैं और आपके पास इनकम नहीं है, तो आप अपनी प्रॉपर्टी की एक्विटी रिलीज़ करवा लें। उसके लिए किसी इनकम की ज़रूरत नहीं होगी। आपकी एज के हिसाब से परसेंटेज होती है प्रॉपर्टी की वैल्यू परसेंटेज, उसके मुताबिक आपको वो जो लोन आपको दे सकते हैं। तो एग्जिस्टिंग लोन फिर आप पे कर दें वहाँ से, और एक्टिव रिलीज़ का जो लोन है फिर आपको मिल जाएगा। वो फिर लाइफ टाइम चलता है। आप उसके अंदर 2 ऑप्शन होती हैं। एक तो होता है कि आप उसका मंथली इंटरेस्ट भी दें, इंटरेस्ट ओनली ले सकते हैं। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते और फ्यूचर में आपने वो खुदा न खास्ता आपकी वफ़ात के बाद वो प्रॉपर्टी आपके बच्चों ने बेच देनी है, और फिर जो आपका इंटरेस्ट है आप उसको रोल इन कर सकते हैं, तो आपका लोन अमाउंट बढ़ती जाएगी, और इवेंचुअली जब वो एंड पर प्रॉपर्टी सेल करके लैंडर को उसके पैसे मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग कैपिटल और इंटरेस्ट। और अगर बच्चों ने प्रॉपर्टी बेचनी है, तो अगर नहीं इस तरह करना, तो फिर आप उसमें सादा इंटरेस्ट पे करते रहें। तो आप IFA से रब्ता करें, वो आपको बिल्कुल गाइड कर देंगे। बिल्कुल ठीक खालिद साहब। इससे पहले कि अगली कॉल लूँ, मैं एक सवाल थोड़ा सा ज़िमनी तौर पे पूछा था कि जो 40% टैक्स पेयर हैं, उनकी क्या पोजीशन होती है, कि क्या वाकई उनका इंटरेस्ट ज़ीरो है, या इस सिलसिले में भी कोई क्लैरिटी है? हाँ, उसमें मैंने जैसे पहले जिक्र किया कि जो रूल बदल गए थे अप्रैल 2017 से, उसमें ये कहा गया था कि जो 40% टैक्स पेयर है, जी जी, उसकी जो टैक्स में जो डिडक्टिबिलिटी है इंटरेस्ट की, ठीक, वो 40% उसको रिलीफ नहीं दिया जाएगा मज़ीद। अच्छा अच्छा, उसकी मिसाल मैं देता हूँ कि अगर आप 40% टैक्स पेयर हैं और फ़र्ज़ किया आपके पास एक प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर 10,000 पाउंड रेंट आ रहा है, अच्छा और उसका जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं वो अज्यूम करें 4,000 है, अच्छा, तो नेट जो है 6,000, उसके ऊपर 40% टैक्स आप पे कर रहे हैं। सो 2,400 आपका वो टैक्स बनता था। ये अप्रैल 2017 से पहले। वो ग्रेजुअली सारे रिलीफ उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता 40 से अब 20 पर ले आए हैं। इस साल, जिस साल में हम बैठे हुए हैं 2021 टैक्स ईयर में, अच्छा, अब वो अगर अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो उनको जो टैक्स होगा वो 4,000 के ऊपर इंटरेस्ट रिलीफ नहीं मिलेगा, अच्छा, 40%, अच्छा, उसको 20% उनको मिलेगा। अच्छा अच्छा, तो अब उनका जो टैक्स बिल है वो बढ़ के 2,400 से 3,200 हो जाएगा। अच्छा, ये कि 4,000 के ऊपर 40% टैक्स जो था वो 1,600 था फुल रिलीफ। अब को 20% उनको मिलेगा। 4,000 के ऊपर 20% विच इज़ 800 पाउंड, वो रिलीफ मिल जाएगा। जो उनको रिलीफ नहीं मिला 800 का, तो वो इनका उतना टैक्स इंक्रीज़ हो जाएगा। 2,400 से वो 3,200 हो जाएगा। लेकिन उनको 20% रिलीफ लाजमी तौर पर मिलेगा। अच्छा, एक और दिलचस्प बात, जैसे मैं पहले जिक्र किया, जो बेसिक रेट टैक्स पेयर हैं, मेजॉरिटी लोग हैं जिनके पास 1 या 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, सही, उनका कोई पेंशन आ रही है या बेसिक इनकम है या बेसिक एम्प्लॉयमेंट है, तो उनके लिए यह है कि वो उनकी अगर इनकम 50,000 पाउंड से कम है, ठीक, और उनके पास रेंटल इनकम भी है, उनको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। ये रूल उनको अफेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, एज लॉन्ग एज वो प्रॉपरली टैक्स रिटर्न अपनी फाइल करें और कर रहे हैं। ठीक, एक और इसमें इजाफा करता चला जाऊँ कि अगर आपने पहले जिक्र किया था, अगर प्रॉपर्टीज़ आपने ली हुई हैं, रेंट शो नहीं किया हुआ, अच्छा,
हमने एक पिछले प्रोग्राम में जिक्र किया था कि आप बाई टू लेट प्रॉपर्टीज़ का आप लेट प्रॉपर्टी कंपेन है एक HMRC एक इमनेस्टी स्कीम है, ठीक। उसमें आप उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर फर्ज करें आपने 5 साल पहले प्रॉपर्टी ली थी, आपने रेंट डिक्लेयर नहीं किया हुआ, ठीक। क्योंकि आपको आगे जाके मज़ीद मसाइल पैदा हो सकते हैं। जब आप प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करेंगे, सेल करेंगे, उस वक्त भी HMRC को पता चल सकता है, फिर आपको पिछले सारा रेंट के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, ठीक। और पेनल्टी इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। पेनल्टी कोड भी अप टू 100%, ठीक। तो लिहाजा आपको चाहिए कि वो आप लेट प्रॉपर्टी कंपेन को स्कीम को इस्तेमाल करें। तो ये एमनेस्टी की कोई तारीख है कि बिल्कुल सी तारीख नहीं है, उसकी कोई डेडलाइन नहीं है। अच्छा, आप किसी वक्त भी कर सकते हैं, वेबसाइट पर जाएं, नोटिफिकेशन करें, हाँ, नोटिफिकेशन करें, आपने फाइल करें 5 साल के अकाउंट, उसमें जो इंटरेस्ट है वो तो लगेगा टैक्स के ऊपर। पेनल्टी जो है वो तकरीबन 10% है, अच्छा। कुछ केसेस में 20% है और 10% है। ठीक। आपके अगर अकाउंटेंट हैं उनसे आप कहें कि वो आपके लिए करें, अगर नहीं है तो किसी भी प्रोफेशनल से आप रब्ता करें, किसी प्रोफेशनल चार्ट टैक्स एडवाइजर रब्ता करें, तो वो आप लेट प्रॉपर्टी कंपेन का कि आपने पिछला क्लियर कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। अगर आपने इंटरेस्ट भी था आपका तो आप वो क्लेम कर सकते हैं, अच्छा। उसके अंदर। तो ये नहीं है कि आपका वो चूँकि आपने पहले डिक्लेयर नहीं किया हुआ। और इसमें एक फ़ाइनल बात इस सिलसिले में ये है कि जो 40% टैक्स है, 40% इंटरेस्ट जो है उसके ऊपर 40% ख़त्म हो गया, उसका रिलीफ अब 20% रह गया। एक दो और भी कॉस्ट है, जैसे आप रीफाइनेंस करते हैं, अगर आपने मोर्गेज ली हुई है, आप उसको रीफाइनेंस किया है, ठीक, तो उसको एक्स्ट्रा पैसे आपने एक्सट्रैक्ट किए हैं, तो उसकी जो रीफाइनेंस कॉस्ट है, जो फिक्स फ़ी होती है बैंक की या लीगल फ़ी है, वो भी अब अलाउबल है एज ए फाइनेंस कॉस्ट। अच्छा। पहले जर्नी अलाउबल नहीं थी, तो उसको प्रॉपर्टी की वैल्यू में ऐड करते थे, वो भी अलाउबल है उसके अंदर। ठीक। जैसा कि खालिद साहब कहते हैं, जब भी आप टैक्स के मामलात में जब भी कोई मशवरा लें तो कोशिश करें, ध्यान में रखें कि किसी प्रोफेशनल से, माहिर से मशवरा लें, क्योंकि बाज़ औक़ात जो चीज़ें आपके सामने खालिद साहब यहाँ आपको बताते हैं, ये एक बुनियादी ढांचा है चीज़ों का जो आप तक पहुँचाया जाता है। इसमें मामलात इतने सादा भी नहीं हैं। इसके लिए आप ज़रूरी है कि आपकी सारी जो सूरत हाल है उसको पेश नज़र रखा जाए, फिर आपको एडवाइस की जा सकती है। लेकिन ज़रूरी है कि चाहे आप किसी से भी मशवरा लें, किससे भी आप गाइडलाइन लें, लेकिन उसका प्रोफेशनल होना बड़ा ज़रूरी है। और ज़ाहिर है बाज़ औक़ात आप अगर किसी प्रोफेशनल से रब्ता नहीं करेंगे तो बाज़ औक़ात लेने के देने भी पड़ सकते हैं। खालिद साहब, 2-3 लोग हैं जिन्होंने सवालात छोड़े हैं, वो टेलीफोन लाइन पे नहीं आना चाहते, तो मैं उनके सवाल आप तक पहुंचा देता हूं। एक तो किसी ने पूछा है कि मैं और मेरे हस्बैंड जो है, हम जॉइंट ओनर हैं किसी प्रॉपर्टी के, तो जो किराया आता है उसकी प्रोपोर्शन को हम ऊपर नीचे कर सकते हैं या इसके लिए कोई सेट रूल है? हाँ, इसमें भी हमने देखा है कि काफ़ी लोग ये करते हैं कि जॉइंट प्रॉपर्टी है हस्बैंड वाइफ के नाम जी, और अगर उसे रेंट आ रहा है फ़र्ज़ करें 10,000 जी, तो वो जो हस्बैंड है फ़र्ज़ करें उनका 40% टैक्स पेयर है, वो कहता है मैं अपना गिफ्ट कर देता हूँ 50% से ज़्यादा अपनी वाइफ को, 80% या 90% या 99% भी हमने देखा। अच्छा, कि वो अपनी वाइफ को दे देता हूँ कि दिस इज़ फाइन। लेकिन ये लीगल है? नहीं, बिल्कुल लीगल नहीं है। उसके लिए अगर HMRC इन्वेस्टिगेट करेगा तो पिछले सालों का सब जो उसने किया हुआ था, ठीक, वो उसके ऊपर टैक्स भी लगेगा, इंटरेस्ट भी होगी, पेनल्टी भी होगी। अच्छा। तो लिहाजा उनको ये नहीं करना चाहिए। उसका एक तरीक़ाकार है। आप अगर आपके अकाउंटेंट हैं, आपके प्रोफेशनल हैं कोई, वो इसको कहते हैं फॉर्म 17 मेथड। वो HMRC का एक फॉर्म है जिसमें आप डिक्लेयर कर सकते हैं प्रॉपर्टी को। पहले आप उसको सेवर करें, इसको कहते हैं टेनेंट इन कॉमन में करने के बाद, या जो एक्चुअल प्रोपोर्शन था जब आपने प्रॉपर्टी ली थी और उसमें जितना इन्होंने आपने फ़र्ज़ करें आपकी मिसेज़ ने ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था। अच्छा। अगर डिपॉजिट दिया था फ़र्ज़ करें 30,000, ठीक, आपकी मिसेज़ ने 20,000 कंट्रीब्यूट किया था, शी इज़ इंटाइटल्ड टू 66% ऑफ द रेंटल इनकम। अच्छा। उस प्रोपोर्शन में भी आप HMRC को कह सकते हैं कि साहब ये हमारी एक्चुअल डिपॉजिट है, ये हमारी प्रोपोर्शन होनी चाहिए, 50-50 नहीं। फॉर्म 17 का मतलब ये है कि आप हस्बैंड और वाइफ की अलग अलग टैक्स ऑफिस में जाएगा और वो उसके मुताबिक फ्रॉम दैट डेट जब से उनको मिलेगा ऑथोराइज करेंगे, उसके बाद से, पिछले सालों का नहीं हो सकता, उसके बाद फिर आप उसको कर सकते हैं। या फिर आप जैसे पहले जिक्र किया लैंड रजिस्ट्री के ऊपर
आप प्रॉपर्टी को टेनेंट इन कॉमन एक जो है जॉइंट टेनेंसी का रूल, उसके मुताबिक आप अपनी मिसेज को फर्ज करें 75% प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दें, ठीक है, उनके नाम 50 थी, आपके नाम 50 थी, ठीक, तो आप अपनी प्रॉपर्टी से 25% उनको गिफ्ट कर दें, उनके पास 75 हो गई, आपके पास 25 हो गई, तो फिर आपकी वो पोजीशन में रेंट ये रिकॉर्ड पे होना ज़रूरी है। हाँ, अदरवाइज जो रेवेन्यू है उसके पास एंटी वाइडेंस रूल्स हैं, जिसके तहत आप इस तरह रेंट को इसके बगैर इन लीगल तरीक़ों के गिफ्ट नहीं कर सकते। अच्छा, एक और सवाल जो छोड़ा गया वो भी आपने वक्फे से पहले उसका जवाब दिया था थोड़ा सा, कि जो कमरे किराए पे देते हैं, तो यानी आपका घर है, किसी का घर है, उसने अपने कुछ कमरे किराए पे दिए हैं, तो आपने बताया कि 7,500 जो है ना वो सालाना आपको उसमें यानी टैक्स फ्री अलाउंस है वो, तो क्या ये अगर फ़र्ज़ करें एक से ज़्यादा लोग ओनर हैं सबके लिए इतना है या किसी एक प्रॉपर्टी पे एक ही अमाउंट है? हाँ, ये दिलचस्प सवाल है कि आपने पूछ लिया, क्योंकि क्लैरिफिकेशन इसकी ज़रूरी है। ये पर हाउस होल्ड पर प्रॉपर्टी है। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो आप आधा रेंट आपको मिल सकता है, और अगर लेकिन पर पर्सन नहीं है तो 7,500 पर हाउस होल्ड पर प्रॉपर्टी, और एक ही प्रॉपर्टी का एक हाउस होल्ड, अगर उनकी 2 प्रॉपर्टियाँ हैं तो ज़ाहिर है कि ये रेंट रिलीफ इसलिए है कि आपके साथ कोई रह रहा है। अच्छा। अगर आपकी सेकंड प्रॉपर्टी अगर आपने लेट की हुई है तो वहाँ ये रिलीफ अवेलेबल नहीं होगा, वो सिर्फ आपकी मेन प्रॉपर्टी में लॉजर जो है वो उसके लिए होगा। एक दिलचस्प और बात है इसमें कि अगर आपने लॉजर रखा हुआ है, अभी जो कैपिटल गेन टैक्स के रूल बदल गए हैं, कैपिटल गेन टैक्स हमने पहले प्रोग्राम में किया था, उसके रूल बदल गए हैं। आपको एक लेटिंग रिलीफ मिलता था, 40,000 पाउंड पर पर्सन था, हस्बैंड वाइफ के दरमियान 80,000 था कैपिटल गेन रिलीफ। वो रिलीफ अब विड्रॉ कर लिया गया है 6 अप्रैल 2020 से। लेकिन अगर आपके पास लॉजर है, ठीक, फिर आप फ्यूचर में अगर प्रॉपर्टी बेचते हैं तो वो आपको कैपिटल गेन टैक्स वैसे उस पर लगना नहीं चाहिए। अच्छा, अगर वो लॉजर फर्ज करें ज़्यादा रेंट दे रहा है, आपको 10,000 दे रहा है, तो आप रेंट डिक्लेयर भी कर रहे हैं अपनी रिटर्न के ऊपर, तो लेटिंग रिलीफ फ्यूचर में जाके आगे आपको मिलेगा। तो लिहाजा एक ऐसा रिलीफ है कि लॉजर को रखने के 2 फ़ायदे हैं। एक तो 7,500 तक आपका वो टैक्स फ्री है, उसकी किसी टैक्स रिटर्न की ज़रूरत नहीं है, कहीं नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब वो टैक्स फ्री है कंप्लीट, और आगे जाकर कैपिटल गेन का भी कोई इशू नहीं है। बिल्कुल ठीक। प्रोग्राम ट्रस्ट एंड टैक्स विद खालिद महमूद के साथ प्रोग्राम में एक और वक्फे पे जाने से पहले आपसे गुजारिश कर दूं कि हमारा जो ईमेल एड्रेस आ रहा है वो भी नोट करके कहीं रख लीजिए। अगर आपको मज़ीद कुछ पूछने की ज़रूरत है आप ईमेल कर सकते हैं। खालिद महमूद साहब फेसबुक पे भी हैं, अगर आप गूगल करें खालिद महमूद CTA तो वहाँ भी प्रोग्राम, सोशल मीडिया पे वहाँ भी आपको प्रोग्रामों की भी तफसील मिल सकती है। अपना कोई सवाल जवाब करना चाहें उसकी भी गुंजाइश मौजूद है। और जो लोग होल्ड किए हुए हैं, कुछ लोग होल्ड किए हुए हैं, कुछ लोग सवाल छोड़ना चाहते हैं, तो जो सवाल छोड़ना चाहते हैं, मैं तो ज़ाहिर है यहाँ सवाल नोट नहीं कर सकता, वो हमारे बैक स्टूडियो में अपना सवाल छोड़ दें। जिस तरह पहले 2-3 लोगों ने छोड़ा, तो हम आपके सवाल का वक्फे के बाद जवाब दे सकेंगे। तो चलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ। ट्रस्ट एंड टैक्स विद खालिद महमूद के साथ फिर से हाजिर खिदमत हैं। खालिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो चार्टर्ड टैक्स एडवाइज़र हैं, आपको बड़े मुफीद मशवरे देते हैं। और हमारा ये प्रोग्राम जो है हर मंगल को रात 8 बजे नशर होता है और फिर इतवार को दिन के 11 बजे ये रिपीट होता है। और फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे अगर आप गूगल करें तो आपको खालिद महमूद CTA तो आपको वहाँ ये प्रोग्राम भी मिल जाएंगे, तफसीलात भी मिल जाएंगी। खालिद साहब 2-3 लोगों ने सवालात छोड़े हैं। अभी एक कॉलर थे वक्फे के दौरान, उन्होंने मल्टीपल प्रॉपर्टी के हवाले से पूछा है और कैपिटल गेन के हवाले से। उसका पहले तो आप सवाल ज़रा क्लियर करके, क्योंकि मैं नालायक आदमी हूँ, मुझे पूरा सवाल उनका समझ नहीं आया जी। Yeah, we had 2 questions. One question is about buy-to-let property, Buy-to-let property, yeah. and incorporating buy-to-let property. As I mentioned, the next program we will be completely talking about buy-to-let incorporation. It's a very hot topic. I briefly mentioned that HMRC clearance no longer available. अच्छा, It used to be available as
statutory clearance you could get from HMRC, whether this buy-to-let incorporation will attract Section 162 incorporation relief. Okay. That clearance has been withdrawn from November 2017. So therefore, clearance is not available, but there is a possibility that buy-to-let properties, if is treated as business, and technically between two people as a partnership business, so buy-to-let incorporation, it is possible. There are certain conditions, there are a lot of pitfalls that one should be very careful about. Also, there is a possibility of stamp duty relief. We will discuss in detail in our next week program. So we will have full program on this one. So Second question. This matter is very important regarding capital gain and stamp duty. Yeah. सेकंड क्वेश्चन उन्होंने कहा उर्दू में बताएं तो वो कहा कि मेरे पास 15, 20 या 30 प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी कैपिटल गेन की क्या पोजीशन होगी। ये टॉपिक भी एक्चुअली बाय टू लेट इनकॉर्पोरेशन का टॉपिक है। अगले वीक में हम इस पर डिटेल में गुफ्तगू करेंगे। अगर फ़र्ज़ करें 30 प्रॉपर्टीज़ हैं किसी की बाय टू लेट, उसका पोर्टफोलियो वैल्यू है फ़र्ज़ करें 8 मिलियन मार्केट वैल्यू, और उसके ऊपर उसने ली थी बहुत पुरानी, फ़र्ज़ करें वो 4 मिलियन की ली थी, और 4 मिलियन की कॉस्ट है, 8 मिलियन उसकी वैल्यू है, तो जो 4 मिलियन अपलिफ्ट है गेन, उस पर कैपिटल गेन होगा 28% अगर आप सेल करें। लेकिन वही प्रॉपर्टी अगर आप सेल करें टू अ लिमिटेड कंपनी, कैपिटल गेन विल बी एग्जैक्टली सेम 28%। लेकिन अगर वो बिजनेस के तौर पर चला रहे हैं और टेक्निकली इज ए पार्टनरशिप बिजनेस, और उसकी शर्तें सारी पूरी हो जाएं, तो उसमें लेंडिंग भी है, उसका भी मैं जिक्र करूंगा कि लेंडिंग को कैसे आपने ट्रांसफ़र करना है। तो अगर वो सारी शर्तें पूरी हो जाएं, तो जो सेक्शन 162 रिलीफ है ये ऑटोमेटिक है। अच्छा, इसको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, तो फिर उनका कैपिटल गेन जब ट्रांसफ़र करेंगे टू लिमिटेड कंपनी, वो ज़ीरो होगा। अच्छा, और इसलिए ज़ीरो होगा कि जो गेन है इट विल बी हेल्ड ओवर अगेंस्ट द शेयर ऑफ द न्यू कंपनी। अच्छा, अगेन वी विल डिस्कस नेक्स्ट वीक। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग टॉपिक। मिस्टर खालिद साहब, आप हमेशा ये कहते हैं कि रूल जो हैं वो चेंज हो गए हैं, और ज़ाहिर है टैक्स के मामलात में दिन ब दिन तब्दीलियाँ आती रहती हैं। सरकमस्टांसिस ख़ास तौर पे अब जो सरकमस्टांसिस चल रहे हैं कोविड-19 की वजह से, तो बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता कि ज़ाब्ते बदल गए हैं, टैक्स के जो प्लानिंग करने वाले हैं उनको भी बहुत सारे लोगों को नहीं अंदाज़ा। तो अगर किसी शख्स को पता ही नहीं है और वो HMRC उसे कोई नोटिस भेजे, या उसके HMRC के नोटिस में कोई ऐसी बात है और वो जो आदमी जिसको कोई मसला दरपेश है वो कहे कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ये नए रूल्स क्या हैं, तो क्या ये जस्टिफिकेशन है ये, या हो सकती है? नहीं, ये बिल्कुल जस्टिफिकेशन नहीं है। जनरली आपके पास अगर बाय टू लेट प्रॉपर्टीज़ हैं तो आप ज़ाहिर अपने अकाउंट जो हैं वो सबमिट करते होंगे, टैक्स सबमिट करते होंगे। मेजॉरिटी लोगों के पास अकाउंटेंट्स हैं। आप कोशिश करें कि जो क्वालिफाइड अकाउंटेंट है उनको आप हायर करें, या चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, सर्टिफाइड अकाउंटेंट हो, उनको हायर करें। ऐसे बहुत सारे लोग हम अनफॉर्चुनेट देखा जो क्वालिफाइड नहीं हैं, वो उनको आप बुक कीपर कह सकते हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट, उनका बुक कीपिंग का अपना एक पूरा प्रोफेशन है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो टैक्स के हर मामले के माहिर हों। तो आपको अगर आपकी सीरियस टैक्स प्लानिंग की ज़रूरत है तो आप किसी चार्टर्ड टैक्स एडवाइज़र से पता करें, जो आपको ज़्यादा अच्छा मशवरा दे सकते हैं। इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी अच्छा मशवरा दे सकते हैं। तो आपको चाहिए कि आप उनसे मालूमात लें, वो आपको सारे रूल बताएंगे जैसे हम आज बता रहे हैं। इस तरह हम अपने सब क्लाइंट को ये रूल बताते हैं और उनको अपडेट करते हैं, ताकि उनको बिल्कुल अंदाज़ा हो कि कहाँ चेंजेस हो रही हैं। हर साल बजट में बहुत सारे रूल चेंज होते हैं, तो ये कोई स्टैटिक चीज़ नहीं है कि जनाब 10 साल पहले रूल थे वो अभी चलते जा रहे हैं। रूल चेंज होते रहते हैं। एक और बात जो बड़ी अहम है इस सिलसिले में कि आपने पिछली दफ़ा जब हमने प्रोग्राम ख़त्म किया तो आपने एक बड़ा शानदार लफ्ज़ मेरी मालूमात में इजाफे के लिए बोला, जिसे आपने टैक्स हेल्थ कहा था। और बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत सारे एसेट्स हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ किराए पे हैं, तो उनको अंदाज़ा नहीं है कि मैं जिस क्वालिफाइड या नॉन क्वालिफाइड या जो भी शख्स है जिसके साथ जिससे वो अपने टैक्स के मामला जो देखते हैं,
अगर उनको अंदाज़ा करना हो कि भाई हम सही टैक्स दे रहे हैं, हमें सब ज़ाब्तों के मुताबिक कुछ हो रहा है, तो क्या किसी आप जैसे क्वालिफाइड बंदे के पास आ सकते हैं टैक्स हेल्थ के लिए? ज़रा इसकी वजाहत कर दें। हाँ, ये जो टर्मिनोलॉजी है, हाँ। टैक्स हेल्थ चेक है। हाँ, टैक्स हेल्थ चेक जी। जनरली जब आपको हेल्थ का कोई मसला होता है तो आप बूपा या एक्सा वगैरह उनकी वो प्रोग्राम है उनका कि आप कहते हैं जाके टैक्स हेल्थ से आपने चेक, हाँ। उसमें वो 70 पॉइंट चेक करते हैं। इसी तरह टैक्स का भी हेल्थ चेक है। हाँ। अगर आपकी सिचुएशन वो कॉम्प्लेक्स है, बिजनेसेस हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, और आपके अकाउंटेंट कई सालों से कर रहे हैं, आपको वो एक आप समझते हैं बिल्कुल सही हो रहा है, वाई नॉट आप अपनी सेकंड ओपिनियन लें, किसी चार्टर्ड टैक्स एडवाइज़र के पास जाएं। फ़र्ज़ करें हम जो कर रहे थे उसमें था कि हम बिल्कुल उसकी 3 साल के अकाउंट्स, 3 साल की टैक्स रिटर्न लेके उनकी सिचुएशन को समझ के उनकी फिर देखते हैं कि उनकी जो टैक्स हेल्थ है वो उसका क्या वो राइट अमाउंट ऑफ टैक्स दे रहे हैं, ठीक। या उनको सर्टन रिलीफ वो क्लेम कर सकते हैं। तो ये आप करवाएं, उसकी एक रिपोर्ट आपको मिलेगी और रिपोर्ट में आपको पता चलेगा कि यार ये तो मैं चीज़ें नहीं कर रहा था, ये आप क्लेम कर सकते हैं। रूल बदल गए हैं, तो आपने जो स्ट्रक्चर पहले बनाया था हो सकता है वो सूटेबल ना हो, तो आप बिल्कुल आपको अपनी टैक्स हेल्थ चेक करनी चाहिए। नहीं, आप इतने सीनियर टैक्स एडवाइज़र हैं, चार्टर्ड टैक्स एडवाइज़र हैं, बेशुमार लोग आपके पास मशवरे के लिए आते हैं, हम इतने अरसे से प्रोग्राम कर रहे हैं, इतना हमें फीडबैक मिलता है। क्या कभी ऐसा भी होता है जब कोई शख्स आपके पास आया कि जी मेरी जो टैक्स हेल्थ चेक है ज़रा देख लें, तो आपने देखा, आपने कहा नहीं भी जो भी आपका टैक्स एडवाइज़र है, चार्टर्ड टैक्स एडवाइज़र है, वो बेहतरीन काम कर रहा है, ऐसा भी होता है कभी कभी? या हाँ, बहुत मौक़ों पर हमने देखा है कि अगर आउट ऑफ 10 हम लोगों की टैक्स हेल्थ चेक की है, उसमें तकरीबन 8 से 9 लोगों को मज़ीद एडवाइस की ज़रूरत होती है। अच्छा। वो समझते थे कि जनाब ये इनकी टैक्स प्लानिंग बिल्कुल सही हो रही है, ठीक। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर जो अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट वो टैक्स का भी स्पेशलिस्ट हो। ठीक है। तो आप स्पेशलिस्ट के पास जाएं, क्वालिफाइड होना ज़रूरी है ताकि वो मामलात को बारीकी से क्वालिफाइड हो और फिर अपने फील्ड का भी माहिर हो। तो उससे ज़ाहिर है अगर आप जीपी के पास जाएंगे तो आपको बेसिक बुनियादी चीज़ें पता चलेंगी। अगर आप स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, न्यूरो सर्जन या हार्ट सर्जन, वो आपको स्पेशलिस्ट चीज़ बताएगी, ये बिल्कुल वही चीज़ है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए कि किसी को शुबा है, अच्छा बहुत सारे लोग हैं ऐसे टैक्स एडवाइज़र हैं जो कहते हैं कि जी आई एम द बेस्ट, तो लेकिन ये कि अगर किसी को कोई मसाइल हो रहे हैं तो क्या उसके पास ये गुंजाइश मौजूद होती है कि किसी के पास वो टैक्स हेल्थ चेक के लिए चला जाए, उसको बताए बगैर, जो जिसके साथ ऑलरेडी वो एडवाइस ले रहा है जिससे? बहुत अच्छा सवाल। आप बिल्कुल जा सकते हैं। आपके फ़र्क है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आपकी फ़र्म है जो आपके सारे मामला देख रही है। आप फ़र्ज़ करें आपने टैक्स हेल्थ चेक करनी है, तो आप किसी चार्टर्ड टैक्स एडवाइज़र को तलाश करें जो CTA हो। अच्छा। वो CTA इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो स्पेशलिस्ट दिन रात यही काम करते हैं। ठीक। या टैक्स प्लानिंग करते हैं या टैक्स इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ठीक। तो वो आपकी इंफॉर्मेशन लेके आपको कहेंगे कि साहब बिल्कुल चीज़ें आपके सारे रिलीफ आपको मिल रहे हैं, आपकी प्लानिंग बिल्कुल सही है या नहीं सही है। ठीक। अगर नहीं सही है तो आपको रिपोर्ट बना देंगे, उसके कुछ चार्जेस होंगे, रिपोर्ट बना देंगे, या आपके पास चॉइस होगी अपने पहले अकाउंटेंट के पास ले जाएं कि ये चीज़ें आप हमारे लिए कर दें, वो बिल्कुल कर सकते होंगे। अगर उन्होंने करनी होती तो पहले कर देते। तो या फिर उसी चार्टर्ड टैक्स एडवाइज़र के पास जाएं कि वो आपके लिए इम्प्लीमेंट कर दे। तो ये बड़ा आसान तरीका है, उसमें कोई मसला नहीं। इससे पहले कि मैं 2-3 सवाल किसी और ने छोड़े हैं, टेलीफोन कॉल पे भी 1-2 लोग होल्ड किए, मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ क्रेडिबिलिटी की। जो लोग चार्टर्ड टैक्स एडवाइज़र हैं, ज़ाहिर है उनका वास्ता इनलैंड रेवेन्यू से या HMRC से जो है ना मुस्तकिल पड़ता रहता है, तो क्या जो क्वालिफाइड लोग हैं उनकी कोई क्रेडिबिलिटी भी होती है वहाँ उस दफ्तर में? नहीं, उसमें इस तरह को कोई सेट क्राइटेरिया नहीं है कि एक चार्टर्ड टैक्स एडवाइज़र है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या एक आम बंदे ने खुद अपनी चीज़ फ़ाइल की है, एज लॉन्गेस्ट उन्होंने करेक्ट चीज़ फ़ाइल की हुई है तो दैट इज़ सफिशेंट। ठीक। लेकिन ज़ाहिर है कि जो इंस्पेक्टर हैं, अगर कोई कॉम्प्लेक्स मैटर है, अगर किसी स्पेशलिस्ट ने वो सबमिट किया है तो उसकी एक ऑटोमेटिक रिस्पेक्ट है कि ये प्रोफेशनल है, इसने रूल रेगुलेशन के मुताबिक काम किया होगा। अगर उसकी कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है तो एक इंस्पेक्टर चूँकि ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग की तरह वो सोचता है कि क्या इसने जो एडवाइस दी है ये क्रेडिबल है या नहीं है, उसमें फिर डाउट क्रिएट होता है।
तो उसको वो दोबारा वो ज़्यादा केयरफुली चेक करते। तो ये इस तरह का डिस्टिंक्शन है, लेकिन बिटवीन एडवाइज़र शुडंट बी एनी इशू। लेकिन जो बिल्कुल क्वालिफाइड नहीं हैं, तो जब वो रिव्यू करते हैं, अगर उनके ख़त भी साथ जाता है, वो देखते हैं कि कौन लोग हैं, तो वहाँ से उनको अंदाज़ा हो जाता है कि वो हो सकता है कि मज़ीद क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक, नॉन क्वालिफाइड की इंफॉर्मेशन ठीक हो सकती है, ये नहीं मैं कह रहा, लेकिन मोर लाइकली चांस है कि वो ठीक नहीं होगी या अप टू डेट नहीं होगी। अच्छा, चूंकि अगला प्रोग्राम हमने जो है वो बड़े अहम मौजू पे करना, बाय टू लेट कॉर्पोरेशन के बारे में, तो थोड़ा सा इसके बारे में ज़रा बताइए कि आजकल इसका बड़ा रुझान है कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ किसी के उन्होंने कहा जी ठीक है कंपनी बना के सब कुछ इसमें डाल दें। हाँ, इतना आसान है, ये कोई पेचीदा मसला है? हाँ, इसीलिए हमने इसके लिए पूरा प्रोग्राम रखा है। बाय टू लेट इनकॉर्पोरेशन, इसको आप कह सकते हैं आजकल फीवर है। एवरीबॉडी इसको करना चाह रहा है, जिसकी एक प्रॉपर्टी है, 2 प्रॉपर्टी हैं, 4 प्रॉपर्टियाँ हैं। उनके जो एडवाइज़र हैं बहुत सारे, वो भी उनको बहुत सारी जगहों पर देखा है कि वो मशवरे सही नहीं दिए गए, ठीक, और उनको आने वाले दिनों में ह्यूज टैक्स इन्वेस्टिगेशंस का सामना हो सकता है। आपको पहले भी पता है कि जो चांसलर है उसने टैक्स को रेज़ करने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करने आगे जाके, जो इतना उन्होंने बाउंस बैक लोन और सारे फरलो और बाकी सारे जो हेल्प की हुई है, तो तकरीबन 100 बिलियन से ऊपर उन्होंने स्पेंड किया। तो उन्होंने वो टैक्सेस या तो रेज़ करने हैं, या उनकी जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह हैं वो ज़्यादा होंगी, यानी जो खजाना खाली हुआ है उसको भरना है। तो मेरा ख्याल है कि बाय टू लेट इनकॉर्पोरेशन इज़ वेरी स्पेशलिस्ट एरिया, और उसके लिए क्लाइंट्स को, लोगों को स्पेशलिस्ट एडवाइस भी चाहिए। बिल्कुल ठीक। ऑर्डिनरीली अगर आप करेंगे उसमें आपको कैपिटल गेन भी लग सकता है, आपको स्टैम्प ड्यूटी भी लग सकती है, उसके ऊपर बहुत सारे पेनल्टीज़ भी लग सकती हैं आने वाले दिनों में। तो लिहाजा आपको चाहिए, अगले प्रोग्राम में हम इस पर बताएंगे कि आप क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जैसे हमारे एक कॉलर ने अभी पूछा था कि HMRC की नॉन स्टैचुटरी क्लियरेंस क्या ले सकते हैं, उसका मैंने जवाब दिया कि वो नॉन स्टैचुटरी क्लियरेंस इस मकसद के लिए HMRC ने वो बंद कर दी हुई है। ठीक, बिल्कुल उस पर नहीं देते कि बहुत सारे लोग पूछने लग गए थे। तो लिहाजा इसके और तरीके क्या हैं, इस पर हम बड़े तफसील से बात करेंगे अगले ट्यूसडे। बिल्कुल ठीक है। बड़ा अहम मौजू है कि बाय टू लेट इनकॉर्पोरेशन के बारे में खालिद साहब ने बहुत सारी चीज़ें जो है वो आज डिस्क्लोज़ नहीं की। बहुत सारे सवालात भी लोग करते रहे हैं, वो सवालात हमने उठा के एक तरफ रखे हैं। अगले प्रोग्राम में इस पर बड़ी तफसील से बात करेंगे। उन तमाम अहबाब का शुक्रिया जिन्होंने प्रोग्राम देखा, और उनसे माज़रत जिनकी टेलीफोन कॉल्स हम नहीं ले सके। और जैसा मैंने प्रोग्राम के पहले हिस्से में भी कहा, दूसरे हिस्से में भी कहा कि ये प्रोग्राम हर मंगल को रात 8 बजे और इतवार को दिन के 11 बजे आप देख सकते हैं। और सोशल मीडिया पे और गूगल अगर आप करें तो उस पर खालिद महमूद CTA टाइप करें तो आपको इन प्रोग्रामों की तफसील मिल जाती है। और इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचता है। अपने मेज़बान फैज़ान आरिफ और जनाब खालिद महमूद साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।